हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको धारा 37 के बारे में बताऊंगा। डिग्रीदार के आवेदन पर एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है जजमेंट डेटर की निर्णीत ऋणी की के विरुद्ध जो है निम्नलिखित आदेश डिग्री के निष्पादन में कर सकता है। धारा 51 है निष्पादन कराने वाले न्यायालय की शक्तियां हैं, यानी कि क्या क्या शक्तियां न्यायालय के पास हैं, कौन कौन सी शक्तियों का यूज कर सकता है निष्पादन करते समय न्यायालय, लेकिन करेगा डिग्रीदार के आवेदन पर। अगर डिग्रीदार आवेदन न करे तो न्यायालय कुछ नहीं करने का। तो ये शक्तियां तो तभी यूज करता है जबकि डिग्रीदार जो है यहाँ न्यायालय में आवेदन देता है कि निर्णीत ऋणी के विरुद्ध ये निम्नलिखित आदेशिकाएं जारी की जाए। देखो, विदिष्ट नंबर 1 है विदिष्ट डिग्री किसी संपत्ति का परिधान द्वारा, यानी कि डिलीवर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 संपत्ति कुर्की और विक्रय द्वारा या कुर्की के बना विक्रय द्वारा। गिरफ्तारी और कारागार, यानी गिरफ्तार करेगा और उसको सिविल कारागार में भेज देगा। चौथा पॉइंट है यहां रिसीवर को भी संपत्ति सौंप सकता है या कोई अन्य आदेश जो न्यायालय के ठीक समझे उसका आदेश जो है न्यायालय दे सकता है। धारा 51 के अंतर्गत ये 5 शक्तियां जो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट में निहित है। उसके बाद 52 में बता चुका हूं कल आपसे। धारा 55 में है कि निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार और निरोध कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, उसके बारे में जो यहां पर बताया गया है। किसी भी समय एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिग्रीदार के आवेदन किए जाने पर निर्णीत ऋणी को डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहां रात में गिरफ्तारी करने से छूट प्रदान की गई है कि रात में गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर वह जो है अपने गृह में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी भीतरी द्वार खोल तोड़ के निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे घर में वह है जहां की वह उसका नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति का है, और उसमें जो है उसने प्रवेश करना है पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो वहां पर जो उसका अधिभोगी है उसको पूर्ण सूचना देगी कि भाई यहाँ पर जजमेंट डेटर छिपा हुआ है, उसको जो हमको सौंप दो या बाहरी जो है द्वार खोल दो जिससे कि हम जो है गृह में प्रवेश करके उसको गिरफ्तार कर सकें। अगर वे व्यक्ति गिरफ्तार करने वाले बाहरी द्वार से आसानी से अंदर आ सकते हैं और जिस कमरे में निर्णीत ऋणी है उसका भीतरी द्वार को तोड़कर भी निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कर सकती हैं। नेक्स्ट, अगर उस कमरे में जिसमें कि जजमेंट डेटर छिपा हुआ है उसमें कोई प्रदानशील महिला है तो उसको पूर्ण अवसर दिया जाएगा कि वह उस कमरे से बाहर हो जाए और तब उसको गिरफ्तार कर सकता है। उसको गिरफ्तार करके जब न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो वहाँ न्यायालय उससे कहेगा कि क्या आप दिवालिया घोषित होना चाहते हो, और वह कहता है कि हाँ मैं दिवालिया के लिए आवेदन पत्र न्यायालय में दूंगा। तो उसको जो 1 मास का समय दिया जाता है कि वह सिविल न्यायालय से आवेदन पत्र कर सके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो ये जो है धारा 55 में ये बातें बताई गई है। धारा 56 में कि धन वसूली की डिग्रियों के मामले में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और डिग्रियों में किया जा सकता है लेकिन मनी जो डिग्री होती है उसमें जो है महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। धारा 58 में नहीं, धारा 57 है जीवन निर्वाह भत्ता। अगर किसी निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कराना है तो डिग्रीदार जो है यहां पर उसकी पंक्ति मूलवंश राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध जो है उसके अनुसार जो है उसका जीवन निर्वाह भत्ता जो है अदा करेगा पहले, तभी
सिविल न्यायालय यानी कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट तभी उसको गिरफ्तार करा सकती है, अन्यथा नहीं। और धारा 58 बताती है कि एक जजमेंट डेटर को कितने दिन तक सिविल कारागार में निरुद्ध रखा जाता है। सिविल कारागार में रखा जाएगा अगर यहाँ पर डिग्री जो है 5,000 रुपये से अधिक की है तो उसको 3 माह, 2,000 रुपये से अधिक की है लेकिन 5,000 रुपये तक की है या उससे कम की है तो उसको केवल 6 सप्ताह, और 2,000 रुपये से कम की है तो उसको जो है सिविल कारागार में निरोधित नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक बात और है कि अगर उसको डिग्री के निष्पादन में एक बार जजमेंट डेटर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने धारा 58 बताएगी जो समयावधि है 5,000 रुपये से अधिक है तो 3 मास, 5,000 रुपये से कम है और 2,000 रुपये से अधिक है तो 6 सप्ताह। अगर गिरफ्तार कर लिया है और उसको निरोधित रखा गया है सिविल कारागार में तो पुनः उसको जो डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसको जो है यहाँ पर एक बात और बताएगी कि अगर उसको गिरफ्तार करने के जितना मनी रिकवरी की डिग्री है अगर वह उस ऑफिसर से अदा कर देता है तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, या न्यायालय के बाहर जो है वह डिग्री का अन्यथा पूर्ण तुष्ट कर देता है तब भी इसको छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर डिग्रीदार द्वारा आवेदन किए जाने पर भी इसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर डिग्रीदार जो है यहाँ जीवन निर्वाह भत्ता देने में लोभ करता है तब भी उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वह निरोधित है, जेल में है, तो धारा 59 ये कहता है कि अगर वह रुग्ण हो गया, बीमार वगैरह हो गया तो बीमारी के और बीमारी भी इसे संचारी है, फैलने वाली बीमारी है तो उसको जो है सिविल कारागार छोड़ दिया जाएगा और जब वो ठीक हो जाएगा दोबारा फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात जो है 59 बताएगी। धारा 60 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारा 60 में 2 चीजें हैं कि निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 है उसमें भी संपत्ति विक्रय योग्य होती है, लेकिन वहाँ कुछ संपत्ति ऐसी बताई थी जिनका की विक्रय नहीं हो सकता। इसी प्रकार से धारा 60 बताई है कौन सी संपत्ति ऐसी है जो कुर्क की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है, और कौन सी संपत्तियां संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। दोनों संपत्तियों के बारे में यहां बता दिया गया है। तो कुर्क जो की जा सकती है उसका गृह, भवन, भूमि, बैंक खाते, वचन पत्र, विनय पत्र, प्रतिभूति, चेक आदि जो है कुर्क की जा सकती है। कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती भाई? निर्णीत ऋणी की पहनने के वस्त्र, बिछोने, कृषि यंत्र, मजदूरों की मजदूरी, फसल उपज, फसल, बीज, उपज, गृह, मकान जो निर्णीत ऋणी के निवास में हो, ऋणी के निवास में या अधिभोग में हो, निवास में, या मजदूर वहां रहते हो, पेंशने,
लेखा भैया स्त्री के पहनने के आवश्यक आभूषण जो रूढ़ी या प्रथा के अनुसार वे अपने से अलग नहीं कर सकती। उसके बाद वाद लाने का अधिकार, संभाव्य उत्तराधिकार, कृषि यंत्र। लेकिन कृषि यंत्र में ट्रैक्टर नहीं आता। ट्रैक्टर जो है वो कृषि यंत्र के अंतर्गत जो है यानी आता, ट्रैक्टर को कुक किया जा सकता है। भरण पोषण की डिग्री से बिन किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 रुपये और बाकी का 2/3, यानी कि भरण पोषण की डिग्री के अलावा जो मेंटेनेंस डिग्री होती है, भरण पोषण की डिग्री के अलावा प्रथम 1000 रुपये और बाकी का 2/3 यहां पर नहीं किया जाता। मान लो किसी के 10,000 रुपये तनख्वाह है, पहले 1000 रुपये निकल गए, 1000 निकल के यहां बचे 900 का जो है 2/3, यानी कि उसके बाद जो है 2/3 में बच के 1300 कुछ रुपए बचेंगे, तो मैं जो है यहां नहीं किए सकते। इसी प्रकार से वायुसेना अधिनियम या नौसेना अधिनियम या थल सेना अधिनियम के अंतर्गत जो वेतन है वो भी कुरुक नहीं है। राजनीतिक पेंशनें कुरुक नहीं की जाती। तो आदि बातें बताई गई है जो कि धारा 60 बताई गई है, वे कुरुक नहीं की जाती। तो धारा 60 में दोनों प्रकार की संपत्ति है, कौन संपत्ति कुरुक की जा सकती है और कौन संपत्ति कुरुक नहीं की जा सकती, दोनों के बारे में बता दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन प्री एग्जाम में 100% अब भी आता है। देखो भाई, धारा 64 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 64 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब निष्पादन के कार्रवाई में कोई संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, यानी कि कुर्क की संपत्ति कुर्क कर ली की जा चुकी है, तो कोई प्राइवेट अंतर नहीं हो सकता। तो कोई प्राइवेट अंतरण अगर निर्णय करता है उस संपत्ति का जो कि उसकी कुर्की करता है, तो ऐसा अंतरण वॉइड शून्य माना जाएगा। ये सेक्शन 64 बताती है। लेकिन अगर कुर्की की तिथि जो डेट है से पूर्व कोई एग्रीमेंट कर रखा संपत्ति का, उसका जो संपत्ति कुर्क की, मान लो यहां जेडी ने एक्स प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट बी के पक्ष में किया हुआ है, लेकिन अभी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की, और जिस दिन कुर्क संपत्ति होनी है उसके पश्चात जो है वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करता है। तो यहां सेक्शन 64 के अंतर्गत ऐसा अंतरण शून्य नहीं होगा। यहां केवल इस बात के बराबर अगर संपत्ति कुर्क की जा चुकी है उसके पश्चात यह कोई भी प्राइवेट अंतरण नहीं किया जाएगा। अगर किया गया तो शून्य होगा। लेकिन अगर पहले से ही कोई संविदा कर रखी, कोई अनुबंध कर रखा,
जेडी ने एक्स प्रॉपर्टी के बारे में बी से। तो फिर बाद में इस तिथि के पश्चात, कुर्की की तिथि के पश्चात उसकी सेल डीड एग्जीक्यूट की जा सकती है। ये सेक्शन 64 जो है इसके बारे में मनाही नहीं करता। सेक्शन 65 कहता है क्रेता का हक कब होगा। अगर संपत्ति कुर्क की गई और उसको बेच भी दिया गया तो क्रेता को हक कब पहुंचता है, जबकि संपत्ति का अंतरण यानी कुर्क विक्रय हुआ है उस तिथि को, न कि उस तिथि को जबकि विक्रय आत्यांतिक एब्सोल्यूट किया हो। ऐसा नहीं, उस दिन माना जाएगा जिस दिन की वो क्या नाम सेल डीड हुआ है, धारा 65 कहती है। मान लो यहाँ पर कोर्ट ने संपत्ति का ऑक्शन कर दिया, सेल कर दी, ठीक है जी, सेल करी 2/10/2020 को, और उसमें जो है ऑर्डर 21 रूल 89, 90 और 91 के अंतर्गत ये प्रोसीडिंग चली, इनका निपटारा हो गया। निपटारा कब हुआ? 2/10/2023 को। तो विक्रय जो सेल डीड हुई थी, यहां पर सेल हुई थी, ये कब एब्सोल्यूट मानी जाएगी? इस तिथि को, आत्यांतिक इस तिथि को मानी जाएगी, जबकि 89, 90 और 91 के अंदर निपटारा कर दिया गया है उन एप्लीकेशनों का, ठीक है जी। तो ये नहीं कि इस दिन मानी जाएगी 2/10/2023 को, नहीं, एब्सोल्यूट सेल एब्सोल्यूट कब मानी जाएगी? 2/10/2020 को ही मानी जाएगी, ठीक है जी। ये धारा 65 कहती है, और यहाँ पर ऑर्डर 21 रूल 92 भी इसी बात को कहता है। दोनों सेम है बिल्कुल, वहां प्रक्रिया है, यहाँ पर बेसिक रूल बताया गया। उसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं इसमें कि अस्थावर संपत्ति की सेल आउट हुई, लेकिन सेल के बाद भी जेडी या एनी अदर पर्सन उस संपत्ति पे जो कि अटैचमेंट की गई थी और बाद में सेल की गई, अटैचमेंट के बाद सेल की गई थी, उस पर जो है पोजीशन नहीं होने दे रहा, पोजीशन नहीं होने दे रहा। तो यहां पर न्यायालय एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है उस व्यक्ति को, जो डिग्री होल्डर है, डीएच है, या जिसने सेल परचेज की है संपत्ति, उसको जो है कब्जा दिलाएगा, और ऐसे व्यक्ति को, जजमेंट डेटर को 30 दिन तक का सिविल कारागार में निरोधित करेगा। 30 दिन तक कारावास में निरोधित करेगा इसको या इस व्यक्ति को जो उसमें जो है कब्जा दिलाने में या कब्जा देने में वहां पर इंटरफेयर करता है। तो 30 दिन तक का सिविल कारागार दिया जाएगा। अब ये सेक्शन तो जो है यहाँ पर निष्पादन कार्रवाई के मैंने आपसे बता दिए। अभी जो है यहाँ पर ऑर्डर 21 के अंतर्गत जो है वे रूल्स मैंने आपसे बताने हैं जिनमें जो है एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चालू होती है। जैसे अस्थावर संपत्ति की कैसे होगी, ठीक है, और जो क्रॉस डिग्री आवर की कैसी होगी, गार्निशी क्या होता है, और नीलामी किस उसमें होती है, नीलामी के किस प्रकार से उस पर ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।